हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। तो आपको एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज आपको हम पूरा कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं 74वां संविधान संशोधन का बचा हुआ पार्ट, जिसमें टॉपिक का नाम है अधिसूचित क्षेत्र समिति। अब जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, यह किस स्तर पर या कितनी जनसंख्या पर गठित की जाती है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, तो इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। और यह जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, यह पूरी तरह नामित इकाई होती है, अर्थात हमारी सरकार के द्वारा इसे नामित किया जाता है। हर समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। तो ये अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसलिए इसे नामित इकाई के नाम से जानते हैं। यह न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित इकाई होती है और न ही सांविधिक निकाय होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जहां पर भी जिस क्षेत्र में भी इस अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित की जाती है, यह न तो निर्वाचित होती, अर्थात न तो वहां के लोगों के द्वारा इन अध्यक्ष और सदस्यों को चुना जाता है, और न ही हमारी राज्य सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाकर इसे स्थापित किया जाता है। मतलब न तो सांविधिक निकाय है और न ही निर्वाचित निकाय है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि इसमें अधिनियम के केवल वही प्रावधान लागू होते हैं जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है कि इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति प्रयोग के लिए भी उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। तो ये अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, जो छोटे स्तर पर हमारी राज्य सरकार के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से इसे गठित किया जाता है। इसके बाद में जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, इसका गठन दो प्रकार के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है। तो ये दो प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार का क्षेत्र होता है कि औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर उद्योग स्थापित किए जाने लगे हैं और वहां पर लगातार दिन प्रतिदिन उद्योगों का विकास हो रहा है। तो ऐसे कस्बे में यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित की जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हो। आ रहा समझ में। ऐसा टाउन या ऐसा कस्बा जिसने नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की है, वहां पर यह अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जा सकता है या राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण माना जाए, तो वहां पर इस अधिसूचित क्षेत्र समिति को गठित किया जा सकता है। यह दो प्रकार से गठित की जाती है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अधिसूचित क्षेत्र समितियां होती है, इसका गठन दो प्रकार से होता है। तो बताइए ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये दो प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि यह राज्य नगर पालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, यह किसके आधार पर कार्य करता है? तो यह राज्य नगर पालिका अधिनियम के तहत ही कार्य करता है। इसके बाद में फिर इसकी शक्तियां नगर पालिका की शक्तियों के समान ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अधिसूचित क्षेत्र समिति का टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें नगरीय क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी। ठीक है, अब टाउन एरिया कमेटी, तो देखिए इसमें नगरीय क्षेत्र समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। जो छोटे कस्बे होते हैं उनके प्रशासन के लिए ये नगरीय क्षेत्र समिति या टाउन एरिया कमेटी यह गठित की जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह एक उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई होती है। आ रहा समझ में। यह कैसी इकाई होती है? तो नगर पालिका से एक छोटा भाग होता है जिसको उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई हम कहते हैं। इसके बाद फिर इसे सीमित नागरिक सेवाएं जैसे जल निकासी,
सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था, इसके बाद संरक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये जो नगरीय क्षेत्र समिति होती है इसे कुछ कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे जल निकासी का कार्य है, सड़क निर्माण का कार्य है, इसके बाद में मार्गों में प्रकाश व्यवस्था करना है, इसके बाद में इनकी सुरक्षा भी करना है। यह सारी जिम्मेदारी इसे सौंपी जाती है। इसके बाद फिर यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम के द्वारा गठित की जाती है। तो राज्य विधानमंडल मतलब हमारे राज्य में जो विधायिका होती है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और हमारे राज्यपाल होते हैं, इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। इसको ही राज्य की विधायिका के नाम से जानते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है वहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर ये विधानमंडल या राज्य की विधायिका का गठन होता है। ठीक है, तो जो राज्य का विधानमंडल होता है यह एक अलग से अधिनियम के द्वारा इसे गठित करता है। इसके बाद फिर इसका गठन कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि ये जो नगरीय क्षेत्र समिति होती है इसका गठन, इसका कार्य क्या होगा, इसके बाद में और भी अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्य करेगा, ये सभी मामले अधिनियम में निर्धारित किए जाते हैं और इसी अधिनियम के माध्यम से यह अपने कार्यों को संचालित करता है। इसके बाद फिर इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित भी किया जा सकता है या नामित भी किया जा सकता है। आ रहा समझ में? जो नगरीय क्षेत्र समिति होती है तो यह कैसा हो सकता है, तो यह निर्वाचित भी हो सकता है और नामित भी हो सकता है, या तो पूर्ण रूप से निर्वाचित भी हो सकता है या आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकता है। आंशिक मतलब कुछ या कम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें आगे छावनी परिषद। अब छावनी परिषद ये क्या होता है, तो जहां पर छावनी होती है, अर्थात आपने देखा होगा कि जहां पर सैनिकों का अड्डा होता है उसी को हम हमारी भाषा में छावनी कहते हैं। आ रहा समझ में? तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में ये छावनी परिषदें होती है। तो जहाँ पर ये सैनिक होते हैं, सैनिकों का अड्डा होता है, जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे क्षेत्रों में छावनी परिषद का गठन किया जाता है। फिर क्या होता है, जैसे जो छावनियाँ होती हैं या जो सैनिकों का अड्डा होता है वहाँ पर धीरे धीरे लोग बसने लगते हैं। है ना समझ में? फिर वहाँ पर एक छोटा मोटा कस्बा विकसित होने लगता है। तो ऐसे स्थानों पर या ऐसे क्षेत्रों में छावनी परिषद का गठन किया जाता है। तो देखिए, इसमें छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासकों के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया जाता है। छावनी परिषद किस अधिनियम के तहत गठित की जाती है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि जो छावनी परिषदें होती है ये 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित की जाती है और यह विधान केंद्र द्वारा निर्मित होता है। यह किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। फ्रेंड याद रखना, इन्हें राज्य की सरकारों के द्वारा या जो राज्य के विधानमंडल होते हैं, राज्य के विधानमंडल के द्वारा इन छावनी परिषद को स्थापित नहीं किया जाता। ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित होती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित होती है। जो छावनी परिषद होती है ये केंद्र सरकार द्वारा गठित भी होती है और इनका प्रशासन का कार्य भी केंद्र सरकार के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसके बाद फिर यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड कि जो छावनी परिषद होती है यह केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है, तो यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहकर कार्य करता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर देखिए कि यह इस आशय से अधिनियमित किया जाता है कि छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों को संशोधित कर अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके तथा छावनी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय आधार को और उन्नत किया जा सके। इस अधिनियम के द्वारा छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त किया गया है। आ रहा समझ में? तो छावनी परिषद होती है तो जहाँ पर सैनिक रहते हैं, ऐसा स्थान जब धीरे धीरे विकसित होने लगता है, यहाँ पर जनसंख्या का निवास होने लगता है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो फिर ऐसे क्षेत्र का विकास करने के लिए हमारी केंद्र सरकार छावनी परिषदों की स्थापना करती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड।
इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें आगे अगला आता है कि हमारे भारत में वर्तमान में कितनी छावनी है। तो याद रखना फ्रेंड, हमारे भारत में अभी 62 छावनी बोर्ड है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो छावनी परिषदें होती है, तो इन छावनी परिषदों को 4 कोटरियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। मतलब इनकी 4 कैटेगरी होती है जो जनसंख्या पर निर्धारित होती है। जितनी जनसंख्या होगी उतने आधार पर इन छावनी बोर्ड को बांटा जाता है। तो इनके 4 कोटियाँ होती है, 4 प्रकार में इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामी सदस्य शामिल होते हैं। जो छावनी परिषद होती है, कैंट काउंसिल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो कैंट काउंसिल होती है, इसमें निर्वाचित भी सदस्य होते हैं और नामित भी होते हैं। आ रहा समझ में? मतलब इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेट भी होते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि जो नामित सदस्य होते हैं या पदेन सदस्य होते हैं उस स्थान पर लंबे समय तक कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर एक सेना अधिकारी होता है, और सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में यह स्टेशन हो, यह इस परिषद का अध्यक्ष होता है और सभा की अध्यक्षता करता है। यह आपको याद रखना फ्रेंड कि जो छावनी परिषदें होती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो छावनी परिषदें होती है तो इन कैंट काउंसिल का या छावनी परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर जो सैन्य अधिकारी होता है वही इस परिषद का अध्यक्ष होता है, और जब इस कैंट काउंसिल की सभा होती है, छावनी परिषद की सभा होती है, तो इसकी अध्यक्षता भी यही करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। एक इसमें अध्यक्ष होता है जो सैन्य अधिकारी होता है, और एक इसमें उपाध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष का चुनाव ये उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से होता है जो 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि छावनी परिषद के द्वारा किए गए कार्य नगर पालिका के समान ही होते हैं। तो जैसे नगर पालिका कार्य करती है वैसे छावनी परिषद भी कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर आय के साधनों में कर वसूल करती है और गैर कर राजस्व इसमें शामिल होते हैं। इसे आय कहाँ से प्राप्त होती है छावनी परिषद को? तो यह कुछ कर लगाती है और कुछ गैर कर होते हैं जिनसे इन्हें आय प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि पहली कोटि की छावनी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। जो पहली कोटि की छावनी होती है या पहले प्रकार की छावनी होती है, तो इसमें कुछ सदस्य होते हैं। तो कौन कौन होते हैं इसमें सदस्य? तो पहला इसमें देखिए एक होता है इसमें सैन्य अधिकारी। अब यह सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो यह केंद्र का नेतृत्व करने वाला होता है। आ रहा समझ में? तो जो भी छावनी जहाँ पर भी होगी तो वहाँ पर एक कमांडर इन चीफ होता है या जो सैन्य अधिकारी होता है, और यही सैन्य अधिकारी छावनी परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जब छावनी परिषद की सभा होती है तो उसकी अध्यक्षता भी यही करता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, और जो सैन्य अधिकारी होता है यह किसका नेतृत्व करने वाला होता है? केंद्र का नेतृत्व करने वाला होता है, मतलब केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसके बाद में एक इसमें कार्यपालिका अभियंता होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। तो जो कार्यपालिका अभियंता होता है ये कौन होता है? तो ये छावनी में ही कार्य करने वाला होता है। इसके बाद एक इसमें स्वास्थ्य अधिकारी होता है। तो यह स्वास्थ्य अधिकारी क्या करता है? तो यह भी छावनी में ही कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। इसमें फिर एक प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी होता है। आ रहा समझ में? तो जो प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी होता है यह किसके द्वारा नामित होता है? तो जिलाधिकारी के द्वारा निर्मित होता है, जिलाधिकारी के द्वारा नामित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें 3 सैन्य अधिकारी होते हैं। ये कौन होते हैं? ये क्या करते हैं? तो केंद्र का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी के द्वारा नामित होते हैं। आ रहा समझ में? ये जो 3 सैन्य अधिकारी होते हैं ये किसके द्वारा नामित होते हैं? तो जो ऊपर का सैन्य अधिकारी है ये जो केंद्र का नेतृत्व करता है, तो केंद्र के नेतृत्व करने वाले जो सैन्य अधिकारी होते हैं उसके द्वारा नामित होते हैं ये 3 सैन्य अधिकारी। इसके बाद फिर इसमें 8 सदस्य होते हैं
तो जो 8 सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं? तो छावनी क्षेत्र के लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 8 लोगों का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? जो छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा इन्हें चुना जाता है। इसके बाद फिर एक इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यह छावनी बोर्ड का ही होता है। तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है छावनी बोर्ड की, कैंट काउंसिल की, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर यह परिषद और इसके समिति के सारे प्रस्तावों एवं निर्णयों को लागू करता है। आ रहा समझ में? यहाँ पर जो कार्यकारी अधिकारी है इसके द्वारा इस कैंट काउंसिल या छावनी परिषद या इसकी समिति के द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करता है। जो प्रस्ताव होते हैं उन्हें भी लागू करने का काम यही कार्यकारी अधिकारी करता है, जिसे हमारे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें न्यासपत्तन। अब न्यासपत्तन को इंग्लिश में कहा जाता है पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। अब पोर्ट ट्रस्ट या न्यासपत्तन ये किन क्षेत्रों में गठित किए जाते हैं? तो जहां पर बंदरगाह होते हैं। अब बंदरगाह तो आप लोग समझते हैं, इंग्लिश में उसको पोर्ट कहते हैं, और बंदरगाह का मतलब होता है कि जहां से सामान को लदान किया जाता है तथा सामान को उतारा जाता है जहाज पर। ऐसे स्थान को हम, ऐसे क्षेत्र को हम पत्तन कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। आ रहा समझ में? तो न्यासपत्तन की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि शहरों में मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो ये 2 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला उद्देश्य इसमें होता है कि बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये पहला उद्देश्य होता है न्यासपत्तन को स्थापित करने का। दूसरा होता है नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। आ रहा समझ में? तो जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। दूसरा है वहाँ पर जो रहने वाले नागरिक हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान करना है। इन 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए न्यासपत्तन को स्थापित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें कि न्यासपत्तन का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो न्यासपत्तन होते हैं इनका गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारी संसद के अधिनियम के द्वारा इसे गठित किया जाता है। इसके बाद में फिर इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इन न्यासपत्तन में एक अध्यक्ष होता है और इसके कार्य नगर पालिका की तरह ही होते हैं। जैसे हमारी नगर पालिका कार्य करती है वैसे ही ये न्यासपत्तन भी कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण, ठीक है, स्पेशल पर्पज एजेंसी। तो अगला इसमें है विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण या स्पेशल पर्पज एजेंसी, ठीक है। अब जो विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण या एजेंसी यह किस क्षेत्र में गठित की जाती है, किस लिए गठित की जाती है, ये अब आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें कि क्षेत्रीय आधार वाली शहरी इकाइयों या बहुउद्देशीय इकाइयों के साथ राज्य ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिकरणों का गठन किया है, जो नगर निगमों, नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय स्वशासनों के समूह से संबंधित हो। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखना फ्रेंड कि ये जो विशेष उद्देश्य एजेंसी होती है ये किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर गठित की जाती है। आ रहा समझ में? जब हमारी सरकार को किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना हो तब इनका गठन किया जाता है। आ रहा समझ में? इसलिए इसे कहा जाता है विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण या एजेंसी, स्पेशल पर्पज एजेंसी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। यह सरकारी स्थानीय इकाइयों, सांविधिक इकाइयों के रूप में राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियम के द्वारा स्थापित की जाती है। जो ध्यान रखना आपको, जो स्पेशल पर्पज एजेंसी होती है, विशेष उद्देश्य एजेंसी होती है, ये कैसे गठित की जाती है? तो यह ध्यान रखना फ्रेंड कि जो राज्य का विधानमंडल होता है या जो विभाग होते हैं इनके अधिनियमों के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। और ये जो स्पेशल पर्पज एजेंसी होती है या विशेष उद्देश्य
अभिकरण होता है यह स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर यह कार्यक्रम पर आधारित होती है, न कि क्षेत्र पर। आ रहा समझ में। ये कार्य कौन सा करना है उस कार्य पर आधारित होती है। ये कौन सा कार्य करना है तो उस कार्य को ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर इनका गठन किया जाता है। इसलिए यह कार्यक्रम आधारित होती है, न कि किसी क्षेत्र पर आधारित। ठीक है, इसलिए इन्हें एक उद्देश्य या व्यापक उद्देश्य या विशेष उद्देश्य इकाई या स्थानीय कार्यकारी इकाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इतने नामों से इन स्पेशल पर्पज एजेंसी या विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण को जाना जाता है। ये इतने नाम आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें ऐसे कुछ इकाइयां हैं जो विशेष उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। तो कौन कौन सी इकाइयां हैं ये, तो देखिए इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जब सरकार को ये लगा कि प्रदूषण अधिक बढ़ने लगा है तो प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया है। ऐसे ही विद्युत आपूर्ति बोर्ड, ऐसे ही शहरी यातायात बोर्ड, फिर आवासीय बोर्ड, फिर नगरीय सुधार न्यास, फिर शहरी सुधार प्राधिकरण और जल आपूर्ति एवं मल निकासी बोर्ड। ठीक है, तो जब हमारी सरकार को लगता है कि इस उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है तो फिर उस विशेष उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार इस प्रकार की इकाइयों का गठन करती है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से जो 8 नगरीय निकाय हैं ये यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के नगरीय निकाय कार्य कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में विशेषकर 3 प्रकार के नगरीय निकाय कार्य कर रहे हैं, जिसमें पहला होता है नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर नगर निगम। ये इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का विकास कैसे हुआ है या जो नगरीय सुशासन है इसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ ऐसी सरकार से है जो शहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी हो। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जबलपुर में नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये जबलपुर में पहला नगर निगम मध्य प्रदेश का था, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम कौन सा है, जबलपुर में इसे स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व मतलब पहले महाकौशल, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, भोपाल, सिरोंज आदि में अलग अलग अधिनियमों के द्वारा नगरीय प्रशासन होता था। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1956 से पहले मध्य प्रदेश में भी ये नगरीय निकाय कार्य कर रहे थे। इसके बाद फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो इसी समय हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थापना के बाद मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया जाता है और इसके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन या नगरीय निकायों की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर आगे देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद नगरीय शासन की वास्तविक एवं संवैधानिक स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए, इसमें आगे अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया जाता है और पारित करने के बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय निकायों की स्थापना की जाती है। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर के या 3 प्रकार के नगरीय निकायों की स्थापना की जाती है। तो मध्य प्रदेश में ये त्रिस्तरीय या 3 प्रकार के नगरीय निकाय कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश ने नगर पालिका व्यवस्था के अंतर्गत
त्रिस्तरीय मतलब 3 प्रकार के नगरीय निकायों की व्यवस्था की है या स्थापना की है। तो ये 3 नगरीय निकाय कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला होता है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका और तीसरा होता है नगर निगम। तो 3 प्रकार के नगरीय निकायों की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसमें पहला शुरू करते हैं नगर पंचायत, ठीक है। अब जो नगर पंचायत होती है, तो नगर पंचायत ये किस प्रकार के क्षेत्रों में स्थापित की जाती है? देखिए इसमें तो नगर पंचायत ये संक्रमणशील क्षेत्र में स्थापित या स्थानीय निकायों के रूप में नगर पंचायत की स्थापना की व्यवस्था की जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ऐसा संक्रमणशील क्षेत्र, मतलब संक्रमणशील का मतलब क्या हो जाता है कि जो पहले छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र होते थे, अब वह किस में बदल रहे हैं? ये शहरों में बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये गांव से नगरों में बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में ही नगर पंचायतों की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर संक्रमणशील ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं तथा छोटे नगरीय क्षेत्र में परिभाषित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पंचायतों की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर कितनी जनसंख्या होती है तब एक नगर पंचायत को स्थापित किया जाता है? तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए और अधिकतम 20000। तो 5000 की यदि आबादी है तो वहाँ पर एक नगर पंचायत को गठित किया जा सकता है। और इसका गठन भी कौन करेगा? तो इसका गठन भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद फिर इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी? आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि इसमें न्यूनतम मतलब कम से कम 15 वार्ड हो सकते हैं और अधिकतम अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा 40 वार्ड हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो नगर पंचायत है वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 294 नगर पंचायतें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो नगर पंचायतें होती है तो यह कितने वर्ष तक कार्य करती है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है कि नगर पंचायत और उसके जो पार्षद सदस्य होते हैं, पार्षद या जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें उम्र सीमा कितनी तय की गई है, अर्थात कि जो नगर पंचायत के पार्षद होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इनमें कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वह है 21 वर्ष। तो जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह नगर पंचायत के सदस्य अर्थात पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो पार्षद होते हैं, तो पार्षद कौन होते हैं? तो प्रत्येक वार्ड की जनता अपने क्षेत्र में से ही किसी एक को पार्षद के रूप में निर्वाचित करती है। जो पार्षद होता है यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु तय की गई है। जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अध्यक्ष। तो जो अध्यक्ष होता है, यह अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर पंचायत का प्रमुख होता है फ्रेंड, और इसका निर्वाचन पार्षदों की तरह ही होता है। जैसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता है। इसके बाद में फिर इसका गठन कैसे होता है नगर पंचायत का? तो इसका गठन, नगर पंचायत का गठन निर्वाचित पार्षद, निर्वाचित अध्यक्ष और उस क्षेत्र का जो विधायक होता है तथा जो सांसद होता है और एल्डरमैन होता है, इनसे मिलकर इस नगर पंचायत का गठन होता है। इसके बाद में प्रस्तावों के संबंध में मतदान देने का अधिकार या मत देने का अधिकार सिर्फ जो निर्वाचित पार्षद होते हैं उन्हें ही होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद इसमें आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? तो आरक्षण देखिए, इसमें नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या तथा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इन सभी को आरक्षण चक्रानुक्रम में
या रोटेशन क्रम में दिया जाता है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसमें स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तो मध्य प्रदेश ऐसा भारत में पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे समितियां। तो नगर पंचायत में 3 तरह की समितियां होती हैं। पहली समिति होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है कार्यपालन समिति, तीसरी होती है परामर्शदात्री समिति। अब जो स्थायी समिति होती है यह स्थायी रूप से कार्य करती है। कार्यपालन समिति यह कार्यों को लागू करने का कार्य करती है, जो कार्य होते हैं उनको संचालित करने का कार्य करती है। इसके बाद में फिर परामर्शदात्री समिति यह समय समय पर सलाह देती है, परामर्श देने का कार्य करती है। इसके बाद फिर इसमें एक होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये कौन होता है? तो यह नगर पंचायत का प्रधान होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर परिषद के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इसके अधीन रहकर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर यह परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे नगर पालिका। और जो नगर पालिका होती है तो यह किन क्षेत्रों में या कितनी जनसंख्या पर गठित की जाती है? तो नगर पालिका के लिए कम से कम 20,000 की आबादी होना जरूरी होती है। जिस शहर की आबादी, जिस क्षेत्र की आबादी 20,000 या उससे अधिक होती है, अधिकतम 1 लाख तक होती है, तो वहाँ पर एक नगर पालिका का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15, अर्थात इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी? तो वार्ड संख्या कम से कम 15 होगी और अधिकतम इसमें 40 होती है, जो आपको ध्यान रखना है। और नगर पालिका के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्य की सरकार के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 98 नगर पालिकाएं हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके लिए उम्र सीमा कितने तय की गई है? तो इसके लिए उम्र सीमा 21 वर्ष तय की गई है, अर्थात जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी करता है वह नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। याद रखना फ्रेंड कि ये जो नगरीय निकाय होते हैं तो नगरीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है? तो नगरीय निकायों का चुनाव हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है और इनका चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर किया जाता है। इसमें बीजेपी के सदस्य खड़े होते हैं, इसके बाद कांग्रेस के, बहुजन समाज पार्टी के या फिर समाजवादी पार्टी के सदस्य इसमें खड़े होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो पंचायती राज होता है तो पंचायती राज में पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे अगला, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इसमें मनोनीत 4 विशेषज्ञ होते हैं एवं उस क्षेत्र के सांसद, विधायक, नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर नगर पालिका का अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर इसके बाद में इसी में नगर पालिका में एक उपाध्यक्ष होता है, यह उपाध्यक्ष पार्षदों के द्वारा ही निर्वाचित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक नगर पालिका में विभिन्न समितियों का गठन भी किया जाता है। इसके बाद फिर जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका का अध्यक्ष या सदस्य, सदस्य का मतलब है यहाँ पर पार्षद। तो जो पार्षद होते हैं और नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, अर्थात इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष तक ये कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे कि जो प्रत्येक काउंसिल होती है या फिर नगर पालिका होती है तो नगर पालिका की एक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें कुछ लोग सम्मिलित होते हैं। तो जो नगर पालिका की कार्यकारिणी समिति होती है तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहला देखिए इसमें परिषद का सभापति, आ रहा समझ में? इसमें कौन होगा? तो इसमें एक होगा
परिषद का सभापति और दूसरा होता है परिषद का उपसभापति। तीसरा होता है परिषद द्वारा निर्वाचित परिषद के सदस्य या पार्षद। इसके बाद फिर चौथा होता है इसमें परिषद द्वारा निर्मित समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, ये इतने कार्यकारिणी समिति में शामिल होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी होता है। तो जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है यह कार्यकारिणी समिति का पदेन सचिव होता है, अर्थात पद पर रहते हुए कार्य करता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो कार्यकारिणी समिति होती है तो कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक परिषद निम्नलिखित समितियों का भी गठन करती है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी समितियों का गठन किया जाता है। तो पहली समिति होती है वित्त समिति, दूसरी होती है स्वास्थ्य और सफाई समिति, तीसरी होती है भवन तथा निर्माण समिति, चौथी होती है इसमें नियम तथा उपनियम समिति, पांचवी होती है सार्वजनिक वाहन समिति। ठीक है, ये समितियां होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर नगर पालिका की बैठकें। जो नगर पालिका होती है तो इसकी बैठकें कब कब कितनी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अनुसार सामान्य कार्य निपटाने के लिए प्रत्येक माह में नगर पालिका की कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका का, तो नगर पालिका के अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सामान्य बैठकों के लिए तिथियां निर्धारित करे या तिथियां नियत करे या निश्चित करे कि किस तारीख को किस तिथि को बैठक करना है। अध्यक्ष जब भी उचित समझे एक विषय की सामान्य बैठक आमंत्रित कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसी विशेष सामान्य बैठक अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर आमंत्रित की जाती है। इसके बाद फिर जो बैठक होती है तो बैठक की गणपूर्ति के अभाव में एक बार स्थगित कर पुनः बुलाई गई बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब जो नगर पालिका होती है तो नगर पालिका में एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMO कहते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद फिर परिषद के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इसके अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो नगर पालिका परिषद के जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर यह परिषद के द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने तथा उनके लिए उत्तरदायी होता है। मतलब नगर पालिका जो भी नीति तय करेगी उनको क्रियान्वित करेगा और उन नीतियों के लिए उत्तरदायी भी, जिम्मेदार भी यही होता है, ये आपको ध्यान। अब आगे देखिए इसमें नगर निगम। तो नगर निगम यह स्थानीय शासन की शीर्ष संस्था होती है फ्रेंड, याद रखना है आपको। तो नगरीय निकाय होते हैं तो नगरीय निकायों में सबसे बड़ी संस्था होती है नगर निगम। ठीक है, यह 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर गठित होता है और 30 लाख रुपए वार्षिक आय वाले नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 40 से 70 तक होती है। इसका अर्थ यह है कि इसमें वार्ड संख्या 40 से 70 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर राज्य सरकार नगर निगम के सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है। जो नगर निगम के सदस्य होते हैं इनकी संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सदस्यों का निर्वाचन नगर को, ये जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन नगर को विभिन्न वार्ड में बांटकर वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब ये है कि इसमें नगर निगम में जो पार्षद होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है
तो इसमें प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा जनता के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो महापौर और पार्षद चुनाव लड़ते हैं या चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो ये पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो महापौर होता है यह कौन होता है, तो यह नगर निगम का अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है और महापौर यह नगर का प्रधान नागरिक होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 16 है और 2 अभी प्रस्तावित है। यदि 2 और नगर निगम बन जाते हैं तो यह हो जाएंगे 18। इसके बाद फिर नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य तथा मनोनीत 6 विशेषज्ञ व्यक्ति परिषद के सदस्य होते हैं, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आरक्षित स्थानों की कुल संख्या में 1/3 या 1/3 स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित होता है। इसके बाद में वर्तमान में नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर नगरीय निकायों में या नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आता है इसमें स्थायी समितियां। जो नगर निगम होता है तो इसमें एक स्थायी समिति होती है और इस स्थायी समिति में मेयर इन काउंसिल नामक समिति गठन किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थायी समिति होती है तो स्थायी समिति के स्थान पर मध्य प्रदेश में मेयर इन काउंसिल नामक समिति गठित की गई है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अगर एग्जाम में आपसे पूछे 3 नंबर में कि मध्य प्रदेश में स्थायी समिति के स्थान पर एक कौन सी समिति गठित की गई है, तो उसका नाम है मेयर इन काउंसिल। इसके बाद में इस समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं, इस समिति में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 इसमें सदस्य होते हैं। और महापौर इस समिति का या इस काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके सदस्य का चुनाव परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है। इसके बाद में इसमें जो सदस्य होते हैं या जो महापौर होता है पार्षद होता है, इन सभी का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर वित्त की व्यवस्था के लिए नगर निगम को अपना कार्य ठीक ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगाने पड़ते हैं या विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार इसे होता है, जैसे संपत्ति कर, सफाई कर, जल प्रदाय कर, व्यवसाय कर, चुंगी कर और पशु वाहन आदि विभिन्न प्रकार के कर वसूलता है नगर निगम, जिससे नगर निगम को आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें महापौर। तो महापौर यह नगर निगम का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें नगर निगम की कार्यपालिका शक्ति उसमें औपचारिक रूप से निहित होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर निगम की औपचारिक शक्तियां किसमें निहित होती है, तो ये महापौर में होती है और यह नगर का प्रथम नागरिक होता है महापौर। इसका चुनाव कैसे होता है, तो देखिए इसमें इसका निर्वाचन। तो प्रारंभ में मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों के द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता था। आ रहा समझ में? ये जो महापौर होता है तो महापौर को पहले कैसे चुना जाता था, तो जो पार्षद लोग होते थे ये पार्षद अपने में से ही किसी एक को महापौर चुनते थे और इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता था। बाद में अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन के फलस्वरूप महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाने लगा। तो तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में महापौर को सीधे जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के नगर निगम अधिनियम में उप महापौर पद का प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश में अलग से कोई उप महापौर की व्यवस्था नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
फिर यह महापौर त्यागपत्र किसे देता है? तो महापौर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है महापौर को उसके पद से हटाया जाना। तो महापौर को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो देखिए इसमें कि राज्य सरकार महापौर को किसी भी समय हटा सकती है। यदि राज्य सरकार की दृष्टि से महापौर का लोकहित और निगम के हित में पद पर रहना वांछनीय न हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार महापौर को हटा सकती है। इसके बाद अधिनियम के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा हो, आ रहा समझ में? जो महापौर है, ठीक है, यह अधिनियम के अनुसार कार्य न कर रहा हो, उसके विपरीत कार्य कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में से हटाया जा सकता है। इसके बाद फिर कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इसे हटा सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है महापौर को वापस बुलाया जाना, मतलब रिकॉल सिस्टम। वही मतलब है कि इसे वापस बुलाया जा सकता है, मतलब इसे हटाया जा सकता है पद से। तो महापौर को नगर निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जा सकता है, मतलब इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। परंतु वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 पार्षद द्वारा प्रस्ताव पारित न कर दिया जाए, तब तक इसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि यह प्रक्रिया महापौर के संपूर्ण कार्यकाल में केवल एक बार ही अपनाई जा सकती है, मतलब कि जो महापौर होता है उसके कार्यकाल में इसे सिर्फ एक बार ही बुलाया जा सकता है वापस, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि जो महापौर होता है, तो महापौर की शक्तियां कौन कौन सी है या उसके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें इसका पहला कार्य यह है कि 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करना। तो 12वीं अनुसूची में जो 18 कार्य सौंपे गए हैं नगरीय निकायों को, उनसे संबंधित कार्य करता है यह। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य है कि अपने कार्यालय के जिसमें मेयर इन काउंसिल अपील समिति का कार्यालय सम्मिलित होता है के अधिकारियों एवं सेवकों पर प्रशासनीय या प्रशासकीय नियंत्रण रखना। जो महापौर होता है यह मेयर इन काउंसिल अपील समिति का जो कार्यालय होता है, ठीक है, इनमें जो अधिकारी होते हैं, इसमें सेवक होते हैं, इन पर नियंत्रण रखना। इसके बाद में समय समय पर इन्हें निर्देशित भी करता है। इसके बाद फिर ऐसे शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का पालन करना जो नगर निगम के अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं। इसके बाद में वह निर्वाचित पार्षदों की संख्या के कम से कम 1/3 लिखित मांग पर विशेष सम्मेलन बुला सकता है। इसके बाद में परिषद की कार्यवाही का संचालन करता है तथा व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बाद फिर अगला कार्य है कि बैठक में अवांछनीय रूप से उपस्थित व्यक्तियों को हटाने की व्यवस्था भी कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है महापौर से। 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें नगर निगम कमिश्नर, तो जो नगर निगम कमिश्नर या आयुक्त होता है यह नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, इसके बाद यह कौन होता है? तो यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसके बाद यह नगर निगम के द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब कि नगर निगम के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर निगम कमिश्नर की होती है। इसके बाद फिर यह नगर निगम का बजट तैयार करता है और परिषद के समक्ष रखता है। यह आपको याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो नगर निगम का बजट तैयार होता है, तो नगर निगम का बजट कौन तैयार करता है? तो यह नगर निगम का कमिश्नर या नगर निगम का आयुक्त बजट तैयार करता है।
इसके बाद फिर अब आपसे यह 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है नगर निगम आयुक्त के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो सब हमने आपको बताया भी कि मध्य प्रदेश में जो 3 प्रकार के नगरीय निकाय हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की समस्या क्या है, तो नगरीय निकायों की समस्याओं में देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि नगरीय प्रशासन में निर्वाचित पार्षदगण तथा सरकारी अधिकारी रहते हैं। इनमें हमेशा तनाव बना रहता है, जिससे विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाते। आ रहा समझ में? तो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और इसके बाद जो पार्षदगण होते हैं ये निर्वाचित होते हैं, तो इनके बीच में टकराव बना रहता है, जिसके कारण से या जिसके कारण विकास बाधित होता है। पहली समस्या है यह। दूसरी समस्या यह है कि इन संस्थाओं में राजनीतिज्ञों के अनावश्यक हस्तक्षेप से विकास कार्य की अवहेलना की जाती है। इसमें जो राजनीतिज्ञ होते हैं वे लोग इसमें अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिसके कारण से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि स्थानीय नगरीय संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तथा इसमें राजनीतिक दलबंदी होती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि इसमें कोई प्रभावकारी कार्य नहीं होता है जो नगर प्रशासन में सुधार के लिए सक्रिय होकर प्रयत्न करे। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि अशिक्षित होने के कारण इन संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि योग्य नहीं होते। हमारा समझ में, इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, जो पार्षद होते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसके कारण ये योग्य नहीं होते, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भला बुरा नहीं समझते हैं। ये इसकी समस्या होती है नगरीय प्रशासन की। और भी समस्या है, आगे देखिए इसमें। तो अगली समस्या होती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपना अधिकांश समय अपने व्यक्तिगत तथा दलगत कार्यों में व्यतीत करते हैं। आ रहा समझ में? इसके जो सदस्य होते हैं ज़्यादातर अपना समय किसमें ख़त्म करते हैं, तो ये अपने व्यक्तिगत तथा दलगत कार्य में, मतलब इनकी जो पार्टी होती है उसमें ये ज़्यादा अपना समय खराब करते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि नगर प्रशासन का हित प्रमुख तथा जनता का हित गौण हो जाता है। आ रहा समझ में? इसमें नगर प्रशासन का हित प्रमुख समझने लगते हैं और जनता का कल्याण इसमें साधारण हो जाता है या गौण हो जाता है। ये समस्या इसकी नगरीय निकायों की। अगली समस्या है कि निर्वाचित प्रतिनिधि कई बार अशिक्षित रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते ये, जिसमें अपन देखते हैं जैसे पार्षद भी कई बार अनपढ़ व्यक्ति होते हैं। इसके बाद फिर महापौर, नगर पालिका का अध्यक्ष तथा पार्षद गणों के स्वयं के ही अशिक्षित होने से वे अपने पद का दायित्व कुशलता पूर्वक संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये लोग जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये इन्हें सही ज्ञान नहीं होता है। फिर ये किस पर निर्भर हो जाते हैं? ये अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण टकराव उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर जनसाधारण की उदासीनता तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों की मनमानियों के कारण अच्छे ईमानदार व्यक्ति इन संस्थाओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इसके बाद फिर अगली समस्या है इसमें कि इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में हमेशा ही वित्त की समस्याएं बनी रहती है, मतलब इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं, जिसके कारण विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जब वित्त नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो नगर के कार्यों को ये ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में कोई भी कार्य करने में कठिनाई होती है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं होगा, अब वो चाहे आम व्यक्ति हो चाहे हमारे नगरीय निकाय हो, ये इनकी समस्या होती है। अगली समस्या है भ्रष्टाचार स्थानीय संस्थाओं में बहुत अधिक सीमा तक व्याप्त है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें जितने भी कर्मचारी लोग होते हैं या जितने भी पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, ये सभी भ्रष्टाचार करने में संलिप्त होते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है नगर निगम की। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको स्थानीय स्वशासन या जो स्थानीय नगरीय निकाय होते हैं इनके समस्या से अवगत आपको कराया है। अब इन समस्याओं का समाधान क्या हो, इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।
तो पहला सुझाव यह है कि इन संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलबंदी को समाप्त कर देनी चाहिए। आ रहा समझ में? ये पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव यह है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला सुझाव यह है कि इसमें राज्य सरकार का स्थानीय समस्याओं में हस्तक्षेप बंद कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार स्थानीय समस्याओं को लेकर बार बार हस्तक्षेप करती है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद फिर उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आ रहा समझ में? उन्हें स्वयं निर्णय लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए निर्णय? स्वयं। तो जो पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, उन्हें स्वयं ही निर्णय लेने चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि तथा मतदान करने वाली जनता को शिक्षित होना चाहिए। इसमें जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको पढ़े लिखे होना जरूरी। इसके बाद जनता होती है, जनता को भी शिक्षित होना चाहिए, जिससे वे उचित व्यक्ति का चयन कर सके और जो प्रतिनिधि होते हैं ये अपने कर्तव्यों को समझे, अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन कर सके। इसके बाद फिर अगला आता है कि पार्षदों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच मधुर संबंध होना चाहिए, जिससे दोनों आपस में समन्वय पूर्वक कार्य कर सके। आ रहा समझ में? तो पार्षदों के बीच में और जो अधिकारी वर्ग होता है, इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, इन दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित होना चाहिए, जिससे ये दोनों ही मिलकर कार्य कर सके और जो नगरीय निकाय होते हैं उनका तेजी से विकास संभव हो सके। इसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला आता है कि कर्मचारियों से कार्य करवाया जाना चाहिए तथा कार्य को टालने वाले कर्मचारी की छटनी कर देना चाहिए। आ रहा समझ में? तो जो कर्मचारी वर्ग है उनसे कार्य करवाए जाए और जो कार्य करने में आनाकानी कर रहा है, कार्य को टालता है, ऐसे कर्मचारी को हटा देना चाहिए। अतः प्रशासनिक व्यवस्था को सख्त बना देना चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक आचरण संहिता बनाई जानी चाहिए तथा इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे इनकी आय बढ़ सके तथा अपनी नगरीय समस्याओं का समाधान कर सके। इसके बाद फिर अगला आता है कि नगर निगम तथा नगर पालिका प्रशासनों को औद्योगिकरण तथा उससे उत्पन्न शहरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आ रहा समझ में? तो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, तो इनको औद्योगिकरण तथा इससे उत्पन्न जो समस्याएं होती है इनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके बाद फिर जनता से निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पार्षद वोट लेने के लिए तो जनता के संपर्क में आता है, जनता की खुशामद करता है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है कभी भी पार्षद जनता से मिलने नहीं जाता। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनता से संपर्क बनाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर इन संस्थाओं के प्रति जनता उदासीन है, अतः जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक विकास संभव नहीं है, इसलिए जनता का सहयोग अवश्य लिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ सुझाव थे नगर निगम की समस्याओं को या नगरीय निकायों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नगरीय निकाय का टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड। तो आज का यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।